आजकल क्योंकि सर्दियों का सीजन चल रहा है तो ज़्यादातर लोग 8, 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक अपने अपने घरों में चले जाया करते हैं। लेकिन मुझे शुरू से ही सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे रात के टाइम में बाहर घूमने का शौक़ था। मेरा नाम अनम है और ये जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था, ना ही सिर्फ इस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया था, बल्कि शायद आप कह सकते हैं कि मुझे आसमान से ज़मीन पे फेंक दिया गया था। 2019-2020 में जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं काफ़ी अरसे से अपने शौहर से ज़िद कर रही थी कि क्यों ना किसी ट्रिप पे, किसी लॉन्ग रूट पे या अगर पॉसिबल हो तो किसी दूसरे मुल्क में घूमने के लिए जाना चाहिए। लेकिन अफसोस कि उस दौर में क्योंकि कोरोना चल रहा था तो बैरून मुल्क जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। खैर मेरे हस्बैंड ने जो भी मामलात थे वो मैनेज किए और हम लोगों ने डिसाइड किया कि जुम्मे वाले दिन यानी कि जो कमिंग फ्राइडे है उस फ्राइडे को सुबह 8 या 9 बजे तक कुन मलीर के लिए रवाना हो जाएंगे। हम लोग क्योंकि कराची में रहा करते थे तो कराची से जो कुन मलीर का डिस्टेंस है वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 240 या 45 किलोमीटर के दरमियान है और आप 3.5-4 घंटे में बआसानी कुन मलीर पहुंच सकते हैं। खैर जो हमने प्लान किया था कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग अपनी कार में दोनों मियाँ बीवी कुन मलीर के लिए रवाना हो जाएंगे, वैसा नहीं हो सका और हमें निकलते निकलते 11 या 12 बज चुके थे। बड़ा ही हसीन वेदर था, हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी और मैं चाहती थी कि जो सफ़र है ये हमारे लिए यादगार हो सके। खैरियत से 2 या 3 बजे तक हम लोग कुन मलीर पहुंच चुके थे और जैसे कि नॉर्मली हुआ करता है कि जब आप किसी पिकनिक पॉइंट पे या किसी स्पॉट पे पहुंचते हैं तो वहां जाके छोटा मोटा कैंप लगा लेते हैं या कम से कम कोई दरी वगैरह बिछा के वहां पे एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हम दोनों ने अब छोटा मोटा इंतज़ाम किया और वहाँ पे बैठ के सबसे पहले खाना खाया और खाना खाने के बाद वहाँ के जो हसीन नज़ारे थे वहाँ की तस्वीरें खींचने लगे। ये जो 3-4 घंटे थे जो कि मगरिब के टाइम तक के घंटे थे, पता ही नहीं चला कि ये कैसे गुजर गए और इसके साथ साथ ना सिर्फ घंटे गुजर गए, देखते ही देखते अंधेरा होना शुरू हो गया। अब जब दिन का टाइम था तो उस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद थे और हमें लग रहा था कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन जैसे ही मगरिब का टाइम हुआ या अंधेरा होना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी लोग थे वो सारे के सारे वहां से जा चुके थे। मेरे हस्बैंड भी मुझे कहने लगे कि अब हमें भी वापस निकलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत फैसले की वजह से ये जो रात शुरू हो चुकी है ये पूरी रात हमें यहाँ पे गुजारनी पड़े। खैर मैं नहीं चाहती थी कि कम से कम आधे घंटे तक हम यहाँ से जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो सनसेट का जो एक व्यू था उसका अपना ही मज़ा था और अफसोस की बात ये थी जो मोबाइल्स वगैरह हमारे पास मौजूद थे वो अंधेरा होने के साथ साथ उनका जो रिज़ल्ट था उसकी परफेक्शन कम होती चली जा रही थी। मुझे अफसोस हो रहा था काश मेरे पास जो कैमरा था मैं उसको भी यहाँ पे लेके आती। अभी मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि एकदम से मैंने देखा कि एक आदमी है जो हमारी तरफ चलता हुआ आ रहा है और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे वो शायद कोई कैमरामैन है। अब आप आज की बात करें तो सीवीओ में या सी साइड पे इस तरह के बहुत सारे लोग नज़र आया करते हैं, लेकिन कुन मलीर में जो कि कराची से 3-4 घंटे की मुसाफत पे मौजूद था, किसी कैमरामैन का एकदम से नज़र आना और वैसे ही सर्विसेज ऑफर करना जैसे कि सीवीओ वगैरह पे ऑफर की जाती हैं, ये सब कुछ बड़ा हैरान कुन था। सच्ची बात यह है कि उस कैमरामैन को देख के मेरी जान में जान आ गई थी और मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखना शुरू कर दिया था। उनको पता था कि मैं चाहती हूँ इस कैमरामैन से हम लोग अपनी तस्वीरें बनवाएं, ख़ास तौर पे जो सनसेट का टाइम है या उसके बाद का जो आधा घंटा है इसकी तस्वीरें ज़रूर निकाली जाएं। खैर उस कैमरामैन से जो भी भाव ताव था वो करने के बाद हमने जो भी तस्वीरें थी वो बनवाना शुरू की
और तस्वीरें बनवाने के बाद उस कैमरामैन ने हमें कहा कि अगर आप चाहें तो आधे घंटे का टाइम दे दें, मैं आपको उसको मेमोरी कार्ड के अंदर लोड करके दे दूंगा, और अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो आप मुझे कुछ एडवांस पैसे दे दें। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके एड्रेस पे कराची में आपको डिलीवर करवा सकूं। ये उसकी बड़ी माकूल ऑफर थी, लेकिन जो मेरे हस्बैंड ने वो कहने लगे कि हम आपको पैसे दे दें और उसके बाद अगर आप तस्वीरें नहीं भिजवाएं तो फिर क्या होगा। खैर, इसी बात पे काफ़ी देर बहस चली और बिल आखिर हमने यही डिसाइड किया कि हम वेट कर लेते हैं और मेमोरी कार्ड के ज़रिए वो जो भी तस्वीरें हैं वो उससे ले लेंगे, और अगर उसको डेवलप करवाना हुआ या उसका प्रिंट निकलवाना हुआ तो वो हम खुद से कराची से निकलवा लेंगे। खैर, मेमोरी कार्ड के ज़रिए हमने उससे तस्वीरें ली और इसके कुछ देर के बाद हम वहाँ से रवाना हो गए। अब ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था और आमतौर पे जो कराची वाले लोग हैं वो इतने अंधेरे तक या इतनी रात तक कुंड मलीर में या उस मकाम पे नहीं रुका करते। कुंड मलीर से जब हम निकले और सीधा आप कह सकते हैं कि हाईवे पे या जो मेन रोड था उस तरफ आए, तो ये मुकम्मल तौर पे न सिर्फ अंधेरे में डूबा हुआ था, बल्कि अब हमें एहसास होना शुरू हो चुका था कि हम कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। एक अजीब वीरान रास्ता था, एक पुरअसरार सी खामोशी थी जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल को और ज़्यादा खौफनाक बना रही थी, और इसके साथ साथ सर्दी में बतदरीज न सिर्फ इजाफा होता चला जा रहा था, बल्कि अब हमें लगने लगा था कि हमारे पास जो सर्दी के हिसाब से कपड़े मौजूद हैं वो इतने प्रॉपर नहीं हैं। खैर, मेरे हस्बैंड ने खिड़कियों वगैरह को बंद किया और जितना तेज़ी से हो सकता था गाड़ी को कराची की तरफ दौड़ाना शुरू किया। तकरीबन आधे घंटे का जो रास्ता था वो खैरियत से गुजर गया, और आधे घंटे का रास्ता गुजरने के बाद हम एक ऐसे मकाम पे मौजूद थे जहाँ पे ज़र्रा बराबर भी लाइट का इंतज़ाम मौजूद नहीं था। जो हमारी गाड़ी की लाइट थी, बस उस लाइट में हमें जितना नज़र आ रहा था उतनी ही रोशनी थी और उतना ही व्यू हमारे सामने मौजूद था। उसके पीछे क्या है या उसके आगे क्या है, इसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं था। इसी रूट पे चलते चलते एकदम से मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा जैसे कि जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, यानी जहाँ पे उल्टे हाथ पे रोशनी जा रही है, उस तरफ कोई औरत खड़ी भी है जो कि बहुत लंबी चौड़ी सी औरत है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका 7 या 7.5 फीट के दरमियान कद है और उसका कुछ अजीब सा हुलिया है। ऐसा लग रहा है कि उसका जो लिबास है, जैसे कि जुब्बा वगैरह हुआ करता है, उस तरह का कोई लिबास है, और इस अंधेरे में खड़े होने के बावजूद भी उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी। एक अजीब सी वीरानियत थी जो कि ना सिर्फ उस औरत के चेहरे पे मौजूद थी, बल्कि उसके चेहरे पे ऐसा लग रहा था कि जगह जगह बहुत सारे जख्म मौजूद हैं। ये जो कुछ हमने देखा था ये मुश्किल से 5, 7 या 10 सेकंड के अंदर अंदर देखा था, और पहली दफ़ा में ही हमें अंदाज़ा हो चुका था कि इस वीराने में, इस अंधेरे में, इस खौफनाक शक्ल की औरत का होना किसी खतरे से कम नहीं है। खैर, मेरे हस्बैंड ने एकदम से जो गाड़ी की स्पीड थी ना सिर्फ उसको बढ़ा दिया, बल्कि स्पीड बढ़ाने के बाद जितना तेज़ी से हो सकता था वहाँ से उस गाड़ी को निकाल लिया। अब हम लोग उस औरत को ना सिर्फ क्रॉस कर चुके थे, बल्कि जब हम लोगों ने साइड व्यू मिरर या बैक व्यू मिरर के ज़रिए उस औरत की तरफ देखा तो अब भी वो वहाँ पे मौजूद थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो नज़रें वो मुसलसल हमारी तरफ हैं या वो हमारी गाड़ी की तरफ देख रही है। ये जो कुछ था ये बड़ा अजीब था। हालांकि आमतौर पे अगर कोई नॉर्मल औरत हो या कोई इस तरह मौजूद हो तो आपके दिल में एक हमदर्दी पैदा हो जाती है, लेकिन क्योंकि उसका जो हुलिया था या उसकी जो शक्ल थी वो इस कदर खौफनाक थी कि हम चाहने के बावजूद भी ना सिर्फ उसके सामने गाड़ी रोक सके, बल्कि उल्टा मेरे शौहर ने गाड़ी को मजीद स्पीड के साथ भगाना शुरू कर दिया। खैर, जैसे तैसे ये 2 या 2.5 घंटे गुजरे, और जैसे ही हम लोग कराची के अंदर एंटर हुए तो एकदम से जो मेरे हस्बैंड थे वो कहने लगे कि मुझे कुछ भारी भारी सा महसूस हो रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जो तबीयत है वो एकदम से खराब होना शुरू हो चुकी है। अब क्योंकि मैं भी ड्राइविंग जाना करती थी, तो मुझे जब लगने लगा कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी जो तबीयत है वो मज़ीद ख़राब हो रही है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप गाड़ी को साइड में रोकें, आप बराबर में बैठें, मैं गाड़ी चलाती हूँ और यहाँ से सीधे अस्पताल की तरफ चलना शुरू करते हैं। खैर, देखते ही देखते मेरे हस्बैंड की जो तबीयत थी वो ना सिर्फ मज़ीद ख़राब होती चली जा रही थी, बल्कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर दिल का कोई दौरा पड़ चुका है। सबसे पहले जो अस्पताल आया करता है, मैंने उस गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर गाड़ी को ले जाना बेहतर समझा, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं खैरियत से उस अस्पताल के अंदर अपने हस्बैंड को लेके टाइमली पहुंच गई। वहां पहुंचने पे पता चला कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको माइनर सा अटैक आया है। खैर, जितने भी घर वाले थे वो सारे के सारे ना सिर्फ अस्पताल में पहुंच चुके थे, बल्कि डॉक्टरों ने अपने तौर पे फर्स्ट एड दे के या उनकी हेल्प करके मेरे हस्बैंड को कम से कम खतरे से बाहर निकाल लिया था। अब जब मेरे जो सास ससुर थे वो यहाँ पे आए, तो जो मेरे ससुर ने वो आमतौर पे दम दुरूद या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहा करते थे। तो मेरे ससुर ने जैसे ही मेरे शौहर की तरफ देखा, तो मेरे ससुर का ये कहना था कि इसके ऊपर कोई ना कोई बुरे असरात हुए हैं, और मेरे हस्बैंड को देखने के बाद उन्होंने अपने तौर पे दम दुरूद करना शुरू कर दिया। तकरीबन आधे घंटे तक मेरे जो ससुर थे वो मेरे हस्बैंड के ऊपर न सिर्फ दम दुरूद करते रहे, बल्कि मुसलसल पानी पे दम करने के बाद उनके ऊपर छिड़कते रहे। और वाकई में मैं खुद देख रही थी कि देखते ही देखते जो मेरे हस्बैंड की हालत थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। अब लगने लगा था जैसे इनके ऊपर कोई अटैक आया ही नहीं था। खैर, 2-4 दिन इसी तरह परेशानी में गुजरे, अस्पताल जाना आना रहा, और बिलाखिर मेरे जो हस्बैंड की तबीयत थी वो मुकम्मल तौर पे बेहतर हो गई। 1 हफ्ते के बाद जबकि हम लोग नॉर्मल हो चुके थे, हम लोगों ने कुन मलीर में जो तस्वीरें खींची थी उनको जब देखना शुरू किया, तो मुझे एकदम से याद आया कि जो मेमोरी कार्ड था उसके अंदर भी बहुत सारी तस्वीरें मौजूद हैं। अब जब मैंने मेमोरी कार्ड के ज़रिए जो भी मेरे पास तस्वीरें मौजूद थी उनको लैपटॉप के अंदर लगाया या लैपटॉप के अंदर ट्रांसफ़र किया, तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था मैं जो देख रही हूँ क्या वो हकीकत है या फिर मेरी आंखें सही तरह से काम नहीं कर रही। मैंने अगले ही लम्हे जो मेरे हस्बैंड थे उनको आवाज़ दी और उनको कहा कि आप आएँ, आके ज़रा देखें ये किस तरह की तस्वीरें हैं। मेरे हस्बैंड ने और मैंने जब दोबारा से उन तस्वीरों को देखना शुरू किया, तो वाकई में ऐसा ही था कि हमारी जितनी भी तस्वीरें थीं उनमें से 90% तस्वीरों के अंदर हमें बाकायदा हम दोनों के पीछे, हम दोनों के दरमियान एक औरत न सिर्फ खड़ी हुई नज़र आ रही थी, बल्कि उसका हूबहू वैसा ही हुलिया था जैसे हुलिये की औरत हमें रास्ते में यानी कि कुन मलीर से निकलते हुए उस रोड के ऊपर लेफ्ट साइड पे नजर आई थी। जितनी भी तस्वीरें थीं, ये सारी की सारी तस्वीरें हम लोगों ने फिर अपने ससुर को दिखाई, और जो हमारे ससुर थे उन्होंने इन तस्वीरों को लेके मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की। मुख्तलिफ उलमाए कराम या झाड़ फूक करने वालों से जब उनकी मुलाकात हुई और उन लोगों ने इन तस्वीरों को देखा, तो उन्होंने कहा कि जितनी भी तस्वीरें हैं इन तमाम तस्वीरों को फ़ौरन से डिलीट करने, और कुछ वज़ाइफ हैं जो हमें पढ़ने के लिए बताए गए। तकरीबन 41 दिन तक वो वज़ाइफ हम लोग पढ़ते रहे, और जब 41 दिन मुकम्मल हो गए तो उसके बाद जो हमारे ससुर थे उन्होंने बेहद इसरार करने पे हमें बताया कि तुम लोग कुन मलीर में जहाँ पे मौजूद थे, या तुम्हारे पास जो बंदा आया था जिसने तुम्हारी तस्वीरें खींची थी, हो सकता है कि उस बंदे के साथ या उस बंदे के करीब या जहाँ पे तुम लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे वहाँ पे वो मखलूक मौजूद थी, और वो जानबूझ के जहाँ जहाँ पे तुम लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे न सिर्फ तुम्हारी तस्वीरों के पीछे की तरफ आ रही थी, बल्कि वो चाहती थी कि तुम्हारे साथ साथ इस शहर में, तुम्हारे घर में दाखिल हो जाए। और उनका ये भी कहना था कि जो मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि
वो जो भी मखलूक थी वो मुसलसल न सिर्फ हमारे साथ मौजूद थी, बल्कि वो नहीं चाहती थी कि हम लोग उस जगह से यानी कुन मलीर से किसी भी तरह घर पहुंच सकें। और अगर बिलफर्ज हम लोग घर पहुंच भी जाते हैं तो वो जो भी मखलूक है वो हमारे साथ रुकना चाहती थी। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि टाइमली हमें जब उस मखलूक के बारे में ये सारी बातें पता चल गईं तो हम लोगों ने उसके बाद से तौबा कर ली थी। ख़ास तौर पे रात के टाइम में इस तरह की वीरान जगह का या इस तरह के वीरान साहिल का कभी भी रुख नहीं करना है। आज भी जब हमें वो वाक़या याद आता है तो हम लोग ये बात सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कितनी बड़ी गलती थी जो हम लोगों ने मगरिब के बाद कुन मलीर पे रुक के की थी। दो 2007 में बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें हुई थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दौर में हम लोग गुलिस्तान जौहर के एक ब्लॉक में अपार्टमेंट्स में रहा करते थे। तो वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम था। शदीद बारिश हो रही थी। मेरे जितने भी घर वाले थे वो इत्तफाक से किसी प्रोग्राम में या किसी तकरीब में गए हुए थे। अब क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुके थे तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो लोग आज रात वापस आने वाले हैं, क्योंकि जो भी प्रोग्राम था वो घर के अंदर था, लेकिन वापस आने के लिए ट्रांसपोर्ट का मिलना बज़ाहिर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। मेरी आदत थी कि जब भी रात में बारिश हुआ करती थी तो या तो मैं कॉफ़ी बनाता था या फिर चाय बनाने के बाद एक कप लेके जो हमारी बालकनी थी वहाँ पे आके खड़ा हो जाया करता था। वैसे ही मैंने चाय बनाई और चाय बनाने के बाद चाय का कप अपने हाथ में लिया और जो हमारे अपार्टमेंट की बालकनी थी उस बालकनी में आके खड़ा हो गया। अब हमारी छत की जो बालकनी थी या जो भी हमारा अपार्टमेंट था उसके सामने जो हिस्सा नज़र आया करता था वहाँ पे एक छोटा सा पार्क नुमा या आप कह सकते हैं कि गार्डन नुमा जगह मौजूद थी। इत्तफाक से जब मेरी नज़र उस पार्क में उन झूलों की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि दो छोटे छोटे से बच्चे हैं जो कि बहुत ही क्यूट, बहुत ही खूबसूरत से बच्चे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है वो इन झूलों पे खेल रहे हैं या वहाँ पे बैठ के शरारतें कर रहे हैं। अब ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी। आमतौर पे जो बच्चे हैं वो बारिश के मौसम में बाहर निकल जाया करते हैं, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि रात के 12-1 बजे का टाइम था और हमारा जो एरिया था वो आमतौर पे सुनसान हुआ करता था। तो बस एक क्वेश्चन था जो मेरे जहन में मौजूद था और मैं सोच रहा था कि इस गार्डन में, इस सुनसान जगह पे, इतनी शदीद बारिश में ये बच्चे बिलाखिर किसके बच्चे हैं। खैर, मैं वहाँ पे खड़ा रहा और मुसलसल चाय पीता रहा। इस दौरानिये में उन बच्चों ने भी मेरी तरफ देखा और मैंने भी कई बार उनकी तरफ देखा। वो जो बच्चे थे उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट मौजूद थी। जैसे कि आमतौर पे जब आप किसी जानने वाले को या वाकिफकार को देखा करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि एक स्माइल पास कर सकें, लेकिन मैं अब तक उन बच्चों को ना ही पहचान पा रहा था और ना ही मेरी समझ आ रहा था कि जो बच्चे हैं बिलाखिर किसके बच्चे हैं। खैर, मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद मैं वापस से अंदर आया और मैंने सोचा कि जो किचन है वहाँ पे जाके ये जो कप है उसको रख के आ जाता हूँ। जैसे ही मैंने अपनी चाय का जो कप था वो बेसन के अंदर रखा और मैं फौरन से वापस पलटा। जैसे ही मैं वापस पलटा तो मैंने देखा कि जो हमारी बालकनी है, जिस बालकनी में मैं अभी खड़ा हुआ था और वहाँ से खड़े होके सामने बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था, उस बालकनी के अंदर वही दो बच्चे खड़े हुए और ना सिर्फ खड़े हुए बल्कि वो मुझे देख के वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं जैसा कि अभी कुछ देर पहले मुस्कुरा रहे थे। बस जब मैंने ये सीन देखा है तो उसके बाद मुझे बस इतना याद है कि एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आया है और मैं देखते ही देखते गुनूदगी में जाता चला गया हूँ। खैर, जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 8-9 बजे का टाइम था और मैं अपने किचन के बाहर नीचे गिरा हुआ था। शायद मेरी किचन के बाहर आंख लग गई थी। मैं जल्दी से उठा और उठने के बाद मैंने बालकनी की तरफ देखा
लेकिन वहां पे न कोई बच्चे मौजूद थे और ना ही लग रहा था जैसे रात में यहाँ पे मुझे बच्चे नजर आए थे। ये एक ऐसा वाकया है जिसको मैं आज भी याद करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बालकनी में जाके खड़ा हुआ था, मेरे हाथ में चाय का कप मौजूद था और मेरे सामने गार्डन के अंदर बच्चे खेल रहे थे। और कुछ देर के बाद वही बच्चे कुछ सेकंड के अंदर अंदर न सिर्फ हमारे फ्लैट की बालकनी पे मौजूद थे बल्कि वो मुझे देख के वैसे ही मुस्कुरा रहे थे। ये किसी भी तरह ख्वाब तो हो नहीं सकता। अगर ये ख्वाब नहीं था तो ये कैसी हकीकत थी जो मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी।